बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमने अपने मुखबिर की निशानदेही पे गुल खान पठान को मुजफ्फरगढ़ पुल से गिरफ़्तार किया। दरिया चनाब की ये पुल है, वहाँ से गिरफ़्तार किया और फौरी तौर पे हम उसे लेके वापस कोट समाबा पहुँच गए। उसे एक अलहदा क्वार्टर जो था थाने के साथ मुल्हिका, उस पर लेके उससे इंटरोगेशन शुरू कर दी। मैंने एसएसपी आज़म जोया साहब को ये सारी बात बता दी थी अपने मोबाइल नंबर से कि जी इस तरह हमने गुल खान को पकड़ लिए, अब उससे इंटरोगेशन करनी है। पहले तो इंटरोगेशन में गुल खान किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि वो जब्बार को या किसी भी शख्स को जानता है। लेकिन जब थोड़ा सा सख्ती की गई और उसे बताया गया और साथ बैठे जो मुखबिर था उसने भी कहा कि जी इस तरह की बात हुई है और आप उसको जानते हो, तो फिर गुल खान इस बात को मान गया। अब जो उसने कहानी सुनाई वो यही थी कि जी जब जब्बार सिंधी ने पेशावर में शादी की थी, एक जगह पेशावर से कुछ 40 किलोमीटर दूर एक जगह है वहाँ, और उसकी ज़मानत जो दी थी वो गुल खान पठान ने दी थी। उसने ये भी बताया था कि जी हजाम है एक वहाँ का पेशावर से जो 40 किलोमीटर आगे है, उसकी बहन है, उससे नानो जिसका नाम था उससे उसकी शादी कराई गई और उसके बाद का मुझे नहीं पता। और ना ही मुझे ये पता है कि जी जब्बार वगैरह ने चौधरी सादिक को कत्ल किया है। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई गुल खान से तो मैंने एसएसपी आज़म जोया साहब को बताया कि जी इस तरह ये कंफर्म हो गया है कि वारदात के बाद जब्बार सिंधी पेशावर से 40 किलोमीटर आगे चला गया है। लेकिन वो जो जगह का नाम बता रहा था उसे एग्जैक्ट गुल खान को नहीं पता था कि वो जगह कौन सी है, या वो जानबूझ के उसका नाम गलत बता रहा था। जगह का नाम उसे एग्जैक्ट नहीं पता था, लेकिन उसने ये बताया कि उर्मड़ नामी जगह है। अब उर्मड़ का हमें भी जो उसने बताया वो सही तलफ़ुज़ नहीं था कि वो कौन सी जगह है। एसएसपी आज़म जोया साहब ने कहा कि जी आप फौरी तौर पर पेशावर रवाना हों और उस जगह पे जाएं, और उन्होंने फौरी तौर पे ये इतला डीएजी साहब को भी दे दी, मलिक अशरफ मरहूम को, और उन्होंने भी यही कहा कि इसे फौरी तौर पे पेशावर भिजवाएं। अब पेशावर जाने के लिए जो दो मुश्किलात थी वो ये थी कि मुझे पश्तो नहीं आती थी, और पेशावर में जाने के लिए एक पश्तो बोलने वाला पुलिस ऑफिसर ज़रूरी था। अब मैंने अपने इर्द गिर्द देखा अपने पुलिस मुलाजमीन, तो नज़ीर न्याजी ने मुझे ये बताया कि जी अमीर खान खटक जो है पठान वो हेड कांस्टेबल है, पुलिस लाइंस में है, और वो पश्तो भी बोलता है और उसी एरिए का जानने वाला है, तो आप उसको साथ ले जाएं। मैंने फौरी तौर पे एसएसपी साहब को ये बताया कि पुलिस लाइन में अमीर खान पठान, अमीर खान भी फौत हो चुका है, सब इंस्पेक्टर हो गया था, उसमें इसी केस में उसकी 1 स्टेप प्रमोशन भी हुई थी, उसे एएसआई बना दिया गया और कुछ दिन पहले उसका इंतकाल हो गया। अब मैंने अमीर खान पठान फौरी तौर पर थाना कोट समाबा आ गया और हमें ये कहा गया कि आपने अगली सुबह मुल्तान पहुंचना है, जहां से 9 बज के कुछ मिनट पर आपकी फ़्लाइट है पिंडी इस्लामाबाद के लिए। और ये पहली दफ़ा था कि जी हमें सरकारी ख़र्चे पे किसी भी पुलिस वाले को, उन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ कि जी हवाई जहाज़ की सैर कराई जा रही थी। हम लोग रात को रवाना हो गए। गुल खान की हिफाजत पे मैंने नज़ीर न्याजी, कासिम और फरीद न्याजी, ये जो 3 का ग्रुप था, उनको कहा कि जी 8-8 घंटे की आपने इस पर ड्यूटी करनी है और इसका ख्याल करना है कि ये कहीं भाग ना जाए या कोई गलत हरकत ना कर जाए, क्योंकि मामला इतना बड़ा था, ये केस इतना बड़ा था कि सब डरे हुए थे। और ज़ाहिर है गुल खान पठान से हमें क्ल्यू मिला था, और मुखबिर जो मेरा था उसको मैंने अलहदा कर दिया और उन्हें कहा नज़ीर वगैरह को कि इसको जब तक हम लोग वापस ना आएँ इसको भी साथ रखना है ताकि इसे शक ना हो
कि उसने इसे पकड़वाया। रात को 12-1 बजे मैं और अमीर खान मुल्तान के लिए रवाना हो गए प्राइवेट गाड़ी में, और सुबह कोई तकरीबन 5 घंटे की ड्राइव होती थी उन दिनों रहीम यार खां से मुल्तान के लिए, क्योंकि ख़ासा सड़क डबल भी नहीं होती थी। तो मैं और वो सुबह सुबह ही एयरपोर्ट पे पहुंच गए। क्योंकि मेरा घर मुल्तान में था, मैंने अपने ड्राइवर को वहाँ से बुलवा लिया, वो मेरी गाड़ी लेके चला जाए, और मैं और अमीर खान तकरीबन कोई 10 बजे फ़्लाइट थी मुल्तान से पेशावर के लिए। फोकर फ़्लाइट होती थी उन दिनों, छोटा जहाज़ होता था जिसमें कोई 44 मुसाफिर बैठा करते थे और छोटी छोटी सीटें होती थी। खैर, अमीर खां पहली दफ़ा जहाज़ में बैठ रहा था तो बड़ा डरा हुआ था, तो मैं और अमीर खां दोनों जहाज़ में बैठे और हम तकरीबन 12 बजे 12:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, जो उन दिनों पिंडी में होता था, अभी तो नया एयरपोर्ट बन गया है, पुराना एयरपोर्ट जो था उस पर हम लोग उतर गए और वहाँ से हमने टैक्सी ली। और मेरा कज़न साजिद बलोच, जैसा मैं पहले भी अपने पहले वाले व्लॉग में बता चुका हूँ, कोई मेरा भाई है, मेरा कज़न है, वो उन दिनों पीसी पिंडी में बतौर चीफ इंजीनियर काम कर रहा था। तो उससे हमने अब गाड़ी मांगनी थी पेशावर जाने के लिए, तो मैंने पहले फ़ोन कर दिया था और वो तैयार था। और साजिद के पास एक छोटी गाड़ी थी, वो हमने ली। साजिद ने हमें दोपहर का खाना खिलाया पीसी में। मेरी और अमीर खां की जो अगली मंजिल थी वो पेशावर थी। इसी दौरान मेरा राब्ता आज़म जोया साहब, जो हमारे एसएसपी थे, उनसे मुसलसल रहा मोबाइल फ़ोन पे। तो आज़म जोया साहब ने कहा कि जी आपने सीधा जाना है फ्रंटियर कांस्टेबलरी का जो रेस्ट हाउस है, वहाँ जाके ठहरना है, और आपका मैंने उन्हें बता दिया। आज़म जोया साहब इससे पहले पेशावर में सर्व कर चुके थे, बतौर एएसपी और एसएसपी फ्रंटियर कांस्टेबलरी भी रहे थे। उन दिनों क्योंकि मोटरवे नहीं थी, यही जो जीटी रोड है इस पर हमने सफ़र करना था। पहले हम वहाँ से कोई मेरे ख़्याल में कुछ 4-5 घंटे में हम लोग पेशावर पहुँच गए। हालांकि सफ़र इतना नहीं था, लेकिन क्योंकि रात के भी थके हुए थे और ड्राइव भी मुझे करनी थी, मैं और अमीर खान हम तकरीबन शाम 6-6:30 बजे फ्रंटियर कांस्टेबलरी के रेस्ट हाउस में, जो किला है वहाँ पेशावर में, पूछते हुए हम वहाँ पहुँचे। और रेस्ट हाउस में हमारे लिए 2 कमरों का अरेंज किया गया था, और आज़म जोया साहब की वो मेहरबानी थी कि हमें जिस तरह का वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा था। रात को आज़म जोया साहब की मुझे कॉल आ गई कि अब आप लोग आराम करें, अगली सुबह आपने CIA पेशावर में जाना है, जहाँ एक अब्दुल अज़ीज़ नामी इंस्पेक्टर हैं जो उनके साथ सर्व जिन्होंने किया हुआ है आज़म जोया साहब के साथ, उनसे मिलना है, और आगे वो आपको लेके जाएंगे जिस जगह का आप बता रहे हैं। रात हमने जी बड़े थके हुए थे, सोए, आराम किया, और सुबह 9 बजे मैं और अमीर खान दोबारा जो गाड़ी थी साजिद की उसमें चले गए CIA हेडक्वार्टर पेशावर। वहाँ हमारी मुलाकात हुई अब्दुल अज़ीज़ इंस्पेक्टर से, जिसने हमारा बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, क्योंकि ये आज़म जोया साहब के साथ सर्व कर चुका था, और आज़म जोया साहब ने ख़ुसूसी तौर पर उसे कहा था कि जी मेरे जो पुलिस अफसरान आ रहे हैं इनका आपने ख्याल करना है। अब सारी बात हमने उसके सामने खोली और उसे बताई कि जी देखें, ये हमने बंदा पकड़ना है। और मुड़ का जब नाम आया तो उसने फौरी तौर पर अपना एक हेड कांस्टेबल बुलवा लिया, मुराद खान नाम था उस हेड कांस्टेबल का। और हेड कांस्टेबल को जब सारी सूरत हाल बताई तो उसने कहा जी यहाँ तो 3 उर्मुड़ हैं, जिसमें एक उर्मुड़ बाला है, उर्मुड़ पयान है और उर्मुड़ म्याना है। अब एक नई हमारे गले में पड़ गई जी कि अब 3 उर्मुड़ से कौन सा उर्मुड़ हम ढूंढें जिसमें हम तलाश करेंगे जी जबार सिंधी को। खैर, इसका भी हमने हल निकाला। तो मैंने इजाज़त मांगी उससे, मैंने फ़ोन मिलाया नज़ीर नियाज़ी को वहाँ से, क्योंकि नज़ीर के पास मोबाइल तो नहीं था। थाने पे मैंने बात की। अब थाने वालों को भी मैं नहीं बता सकता कि माजरा क्या था, उन्हें हमने ये भी नहीं बताया हुआ था कि हम कहाँ गए हुए हैं, पेशावर हैं, किधर हैं। बस वो खुफिया मिशन का लिखा जाता है, जब भी ऐसे काम के लिए पुलिस अफसरान निकलते हैं तो वो लिखते हैं जी खुफिया मिशन पर गया हुआ है। हम लोग इजाज़त लेके आ गए अब्दुल अज़ीज़ इंस्पेक्टर साहब से कि जी हम आपको कल बताएंगे, ताकि हम पीछे से पता कर लें, कंफर्म कर लें ये कौन सा उर्मुड़ है। वहाँ से मिलने के बाद हम दोबारा
रेस्ट हाउस पे आ गया। नज़ीर, इतनी देर में नज़ीर नियाज़ी की भी मुझे कॉल आ गई थी। मैंने उसे बताया कि आप जाएं और गुल खान से पूछें, दोबारा इंटरोगेट करें कि ये उर्मड़ कौन सा है। तो नज़ीर नियाज़ी ने कहा जी कि ठीक है सर, मैं आपको पता करके बताता हूँ। हमारे पास क्योंकि दोबारा कोई काम नहीं था, हम रेस्ट हाउस पे आ गए और वहाँ रह गए। इतनी देर में वहाँ मुझे 2 दफ़ा डीएजी साहब की भी कॉल्स आई, एसएसपी साहब की भी कॉल आई। मैंने उन्हें भी सारी सूरत हाल बताई। अब जो अफसरान पीछे बैठे होते हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि हालात आगे क्या हैं, और जो फील्ड में लोग गए हुए हैं, पुलिस अफसरान या पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं, वो किस हालात में है और उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा होता है। वो तो ये चाह रहे होते हैं जी कि फौरी तौर पे बस जिस काम के लिए गए हैं पकड़ें और उसे वापस ले आएँ, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता कि वहाँ कितने मसाइल हैं और किन किन हालात से हमें गुजरना पड़ता है। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद नज़ीर की मुझे कॉल आई और उसने बताया कि जी उसने कहा है कि मुझे कंफर्म नहीं है ये कौन सा उर्मड़ है, बट मेरे ज़हन में आता है कि ये म्याना हो सकता है। अब अगली सुबह का फिर इंतज़ार था। मैं और अमीर ख़ान तैयार होके फिर दोबारा हम सीआईए हेडक्वार्टर चले गए और वहाँ जाके बताया कि जी हमारा जो सोर्स है उसने बताया कि उर्मड़ म्याना हो सकता है। अब मैं, मुराद ख़ान और अमीर ख़ान उसी गाड़ी में, साजिद बलोच की गाड़ी में, हम लोग उर्मड़ के लिए रवाना हो गए। ये पेशावर से कुछ 40-45 किलोमीटर दूर बनता है उर्मड़। सड़क इतनी अच्छी नहीं थी, सिंगल रोड थी। ड्राइव करते हुए पहाड़ी इलाका था। हम लोग आखिर उर्मड़ पहुंच गए तो वहाँ मुराद ख़ान हेड कांस्टेबल हमें बाबा अली शाह के पास ले गया। अब बाबा अली शाह जो था ये 70 साल का धेड़ उम्र तो नहीं कह सकते, बूढ़ा था, लेकिन जिस तरह उसकी डील डॉल थी और स्ट्रक्चर था वो जवान लोगों से भी ज़्यादा तगड़ा था। बारिश था ये। जब उसे सारी बात सुनाई तो हंसने लगा कि कहने लगा जी अब यहाँ हजाम 4 हजाम हैं तो आप, मैं किस हजाम को, कि नाम मुझे बताएं हजाम का नाम क्या है। अब हमें हजाम का नाम नहीं आता था तो हमने ये कहा कि जी उसकी बहन का नाम जो है नानो है। अब वो हंसने लगा, कहने लगा जी कि नानो को मैं कहाँ से ढूंढूंगा, मुझे तो मर्द का नाम बताएं। खैर उसने वादा कर लिया हमसे कि जी तसल्ली रखें, हमें 1-2 दिन का टाइम दें और मैं आपको ढूंढ के दूंगा। और हमने उसे ये भी कहा कि उस घर में जो मेहमान होगा या वो उस घर में जो बंदा रह रहा है पंजाबी है और उसका आपको ज़ाहिर है पता चल जाएगा, उसको किसी तरह पता ना चले, ये बात किसी आपने और को भी नहीं बतानी। तो हमसे उसने वादा किया कि ये बात वो किसी और से शेयर नहीं करेगा और इस वादे पे हम लोग फिर वापस पेशावर आ गए। अगला दिन क्योंकि हम लोग फारिग थे, तकरीबन 10 बजे अब्दुल अजीज़ इंस्पेक्टर हमारे यहाँ रेस्ट हाउस में आ गया और उसने कहा जी आज दिन क्योंकि आप फारिग हैं, मैं आपको चलता हूँ, पेशावर दिखाता हूँ, बाड़ा दिखाता हूँ और आपको अच्छा सा खाना खिलाते हैं। अब्दुल अजीज़ हमें लेके बाड़ा मार्केट की तरफ चला गया। वहाँ भी मैंने देखी कि जी मनशियात की शॉप्स हैं जिसमें चरस अफीम बिक रही है और दीगर असला हर जगह। बाड़ा की दूसरी तरफ जो था, जो इलाका गैर कहलाता है पेशावर, अगर आप लोगों ने देखा हुआ है, ज़ाहिर है बहुत से दोस्त पेशावर के भी होंगे कि जी बाड़ा मार्केट, और अभी तो उसकी सूरत हाल कोई नहीं होगी, मैं उन दिनों की बात सुना रहा हूँ आपको कि जी इलाका गैर जो दूसरी तरफ हो जाता था और बाड़ा इस तरफ था। बाड़ा में शॉप्स थी, उन पे कपड़ा, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता था, लेकिन ये मनशियात वगैरह दूसरी साइड पे थी और असला भी दूसरी साइड पे होता था। हमें अब्दुल अजीज़ एक हुजरे में ले गया, बड़ा खूबसूरत हुजरा बना हुआ था जहाँ कुछ पठान दोस्त थे उसके, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने फिर अपने हाथों से वो बकरा ज़िबा किया, दुम्बा, और ख़ुद ही बना के खिलाया। ये पेशावर की सकाफ़त है कि ये लोग मेहमानों को अपने हाथ से ज़िबा करके खिलाते हैं, बकरा दुम्बा जो भी है खाना बनाते हैं। कमाल का खाना था वो, और साथ में वो बड़ी अफ़गानी रोटियां जो होती हैं वो, और हमने उस दिन बड़ा खूब डट के खाया और बड़ा इन्जॉय किया। और शाम को अब्दुल अजीज़ ने हमें दोबारा
रेस्ट हाउस छोड़ दिया। इसी दौरान जैसे मैं बता रहा हूँ कि कॉल्स मुसलसल आ रही थी। दिन में डीएजी साहब की 2 दफ़ा और एसएसपी साहब की भी 3-4 दफ़ा कॉल्स आती थी और उन्हें हम वही बात बताते थे जो हमारे इल्म में थी। अगले दिन मैं, अमीर खां और मुराद हेड कांस्टेबल फिर उरमुड़ म्याना के लिए रवाना हो गए। और जब हम बाबा अली शाह से मिले तो उसके चेहरे पे बड़ी हंसी और मुस्कुराहट थी। कहता है, खान साहब, मैंने पेशावर पश्तो बोलता था, वो उर्दू टूटी फूटी बोलता था पश्तो, क्योंकि सारी तर्जमानी मेरी अमीर खान करता था। तो उसने पश्तो में बताया कि जी मैंने बंदा ढूंढ लिया है जी, वो हजाम है, उसका नाम नज़र है और उसकी बहन जो नानो है। वाकई वो बात सही है, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं हो रही कि घर में वो जो उनका मेहमान है, दामाद है, वो है या नहीं है। अब ये फिर अजीब बात थी कि जी घर में मेहमान का नहीं पता तो हमने पकड़ना किसे है। बाबा अली शाह ने शाम तक हमें इंतज़ार कर कहा कि जी आप लोग इंतज़ार करें और हम पता करते हैं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि घर में उनके कोई जा नहीं सकता। अगर किसी को उसके घर में भेजा नज़र हजाम के तो पता चल जाएगा। तो बेहतर है आप लोग इंतज़ार करें शाम का, और शाम तक मैं कोशिश करता हूँ कि जी वो कहीं बाहर निकलता है जबार सिंधी, या कुछ ऐसा एक्ट होता है जिससे पता चले कि जी उनके घर में है, तो फौरी तौर पे हमें मालूम हो जाएगा। अब शाम तक इंतज़ार करते रहे, अंधेरा होने लगा तो मैंने कहा जी कि हम निकलते हैं, क्योंकि वो रास्ता ख़ासा ख़तरनाक था जो पेशावर और उरमुड़ का रास्ता था। तो मुराद ने भी कहा जी कि रात को सफ़र करना यहाँ ठीक नहीं है, अब हम चलते हैं, फिर दोबारा कल आ जाएंगे। तो बाबा अली शाह ने हमसे वादा किया कि जी ठीक है, मैं पता करके आपको बताऊंगा। चुनांचे मैं, मुराद, अमीर खां दोबारा पेशावर के लिए रवाना हो गए। क्योंकि उरमुड़ में मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स नहीं आते थे उन दिनों, ये जायज़ सिग्नल्स थे, मोबलिंग नेटवर्क था और वहाँ नहीं थे तो बात नहीं हो सकती थी एसएसपी से, और उन्हें लगता था कि हमारा सेल फ़ोन ऑफ है। जैसे मैं फिर दोबारा पेशावर की रेंज में पहुंचा, वहाँ सिग्नल आना शुरू हुए, तो मैंने एसएसपी आज़म जोया साहब को सारी कहानी सुनाई कि सर इस तरह पता चल गया है हजाम का, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि जबार सिंधी घर है नहीं है। उन्होंने मुझे शाबाश दी और उन्होंने कहा जी कि मैं डीएजी साहब को अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हमने बता दिया तो फौरी तौर पे फिर प्रेशर शुरू हो जाएगा कि आप बंदा क्यों नहीं पकड़ते। ये भी पुलिस में जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनके लिए मैं बताऊं कि जब आप अपने सीनियर को कुछ ऐसा क्ल्यू दे देते हो कि जी हम वहाँ पहुँच गए हैं और उसके बाद आप नहीं पहुँच पाते, तो फिर बड़ी इंसल्ट होती है। मैं ये करता था कि जब तक पूरी बात मेरे हाथ में नहीं आ जाती थी, कंफर्म नहीं हो जाता था, 200% कंफर्म नहीं हो जाता था, उस वक्त मैं बताता। और ये बात मैंने चौधरी सादिक साहब से सीखी थी। वो कभी फालतू बात नहीं करते थे अपनी, और उसमें जैसे इंफॉर्मेशन आती थी वो फौरी नहीं बताते थे, कंफर्म करने के बाद बताते थे, बल्कि बंदा पकड़ने के बाद बताते थे। अब इसी तरह हमें 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था कि जबार सिंधी जो है वो अपने घर में है या नहीं है। प्रेशर बेतहाशा बढ़ना शुरू हो गया डीएजी साहब की तरफ से। जब भी कॉल आती थी बेइज्जती शुरू हो जाती थी कि आप वहाँ बैठे क्या कर रहे हो, आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो वापस आ जाओ। अब मैं परेशान था खासा, लेकिन अल्लाह से यही दुआ थी कि अल्लाह बेहतरी करे, हमें किसी न किसी तरीके से ये पता चल जाए। इसी दौरान बाबा अली शाह मुसलसल हमसे तामुन कर रहा था। उसने एक औरत भी भेजी कि घर से किसी तरह पता चल जाए, लेकिन औरत ने भी वापसी आके यही बताया कि कंफर्म नहीं हो रहा कि वो शख्स जो जबार है उनका दामाद है, वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं आता। 8वें दिन जब अमीर खां और मैं वापस रेस्ट हाउस पहुँचे तो मुझे डीएजी साहब की कॉल आई। मैं मेंटली तैयार हो गया कि अब पूरी बेइज्जती होनी है, लेकिन उन दिनों डीएजी साहब मरहूम का मूड बहुत अच्छा था और उन्होंने मुझे बताया कि मियां इरफान और उनकी टीम ने स्टार पंजाबी को और अबू बकर नामी एक शख्स को पकड़ लिया है जो चौथा मुलजिम था। अबू बकर, उसको भी उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। अब सिर्फ शाहसवार और जबार की गिरफ़्तारी बकाया है। हर चीज़ क्लियर हो गई है। अब पूरी कोशिश करें कि आप, क्योंकि जबार को गिरफ़्तार करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो आप जबार को फौरी तौर पे गिरफ़्तार करें। चलें, मुझे इस बात की तो थोड़ी सी हो गई, अल्लाह ने मेहरबानी की। चलें, 2 बंदे पकड़े गए, अब ये मैं पकड़ लूँगा।
प्रेशर कुछ कम हुआ। अब स्टार और अबू बकर की गिरफ़्तारी की मुझे खुशी थी कि चलें वो तो गिरफ़्तार हो गए, लेकिन मुझे इस बात का भी डर था कि अगर मैं जब्बार सिंधी को गिरफ़्तार ना कर सका तो जो मेरी मजाक उड़ाए जाना है वहाँ वो बहुत। तो महकमा पुलिस में ऐसा होता है कि अगर एक टीम कामयाब हो गई, दूसरी टीम कामयाब नहीं होती, तो वो फिर उसे इस तरह की इंसल्ट का सामना भी करना पड़ता है। गो के सामने मुंह पे बात नहीं होती, लेकिन पीठ पीछे ज़रूर ये बातें की जाती हैं कि जी वो बंदा जो है वो इस काबिल ही नहीं था कि कोई गिरफ़्तार कर सकता। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल जेलसी बहुत है और ये कभी कभी खुलकर भी सामने आ जाती है। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब मुराद खान हेड कांस्टेबल हमारे साथ नहीं जाता था, बल्कि मैं और अमीर खान दोनों हम अकेले ही सफ़र के लिए सुबह जाते थे उरमड़ और शाम को फिर नामुराद वापस आते थे, क्योंकि काम कोई नहीं हो रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था कि जब्बार सिंधी घर में है या नहीं है। नामा रोज़ था हमारा पेशावर में और अली बाबा ने कहा कि जी रात को हम पहरा देते हैं उसके घर पे और शायद रात को जब्बार सिंधी घर से निकलता हो। अगर हमें ये कंफर्म हो गया कि जब्बार सिंधी घर में है तो फिर हम उसको पकड़ भी सकते हैं। अब मैं, अमीर ख़ान और बाबा अली शाह रात का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि बाबा अली शाह ने ये बताया था कि वो जो नज़र है हजाम, उसके घर के सामने, बिल्कुल सामने कब्रिस्तान है, हम वहाँ छुप के बैठ सकते हैं। हो सकता है रात को जब्बार किसी काम के लिए निकलता हो तो पता चल जाए वो घर में है या नहीं है। हमने फिर ऐसा ही किया जी। कब्रिस्तान में एक छोटी सी जगह थी, वहाँ छुप के मैं और अमीर ख़ान और बाबा अली शाह तीनों बैठ गए। पूरी रात गुजर गई, सुबह होने को हो गई, लेकिन कोई भी शख्स नज़र हजाम के घर से निकलता नज़र नहीं आया। सुबह हो गई तो हमने वापस पेशावर जाने का फ़ैसला किया। पूरी रात के थके हुए थे, फिर मुझे ड्राइव भी करना थी। मैं और अमीर ख़ान वापस पेशावर आ गए। वापसी पे मैंने एसएसपी आज़म जोया साहब को सारी कहानी सुनाई कि किस तरह हम रात को वहाँ बैठे रहे। हम लोग मायूस हो चुके थे। पैसे भी जो मुझे दिए थे आज़म जोया साहब ने 50,000, शायद इसका मैंने ज़िक्र नहीं किया था। ये पहला टूर था जिस पे सरकारी ख़र्चे पे हम लोग मुल्तान से बाई एयर इस्लामाबाद गए और 50,000 रुपये भी मेरे पास मेरी जेब में थे जो हम खर्च कर रहे थे। मैंने आज़म जोया साहब को सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने एक खुशखबरी मुझे सुना दी कि जी शाह सवार को भी मियां इरफान असलम गौरी और उनकी टीम ने गिरफ़्तार कर लिया है। अब ये मेरे लिए खुशी की खबर भी थी और मेरे लिए इसलिए तकलीफ़ दे बात ज़्यादा थी कि मैं अभी तक जब्बार को नहीं पकड़ सका था। अब मुझ पे प्रेशर ज़्यादा आने वाला था। रात किसी तरह गुजर गई। अगले दिन सुबह मैं और अमीर ख़ान दोबारा रवाना हो गए उरमड़ मियाना के लिए। जहाँ तक सिग्नल आते थे, पता नहीं मेरे दिल में क्यों ख्याल आया कि मैं अपनी वालदा से बात करूँ, मैं उनसे दुआ करा लूँ तो शायद अल्लाह ताला बेहतरी करे। तो मैंने फ़ोन कॉल मिलाई घर पे, तो हबीब ख़ान जो छोटे भाई हैं मेरे, वो घर पे मौजूद थे। मैंने उन्हें कहा जी मेरी अम्मा से बात कराएं, और जब मैंने अम्मा से बात की तो मेरा दिल भर आया और मुझे लगा कि शायद मैं रो पड़ूं। और मैंने उन्हें यही कहा कि अम्मा मेरे लिए दुआ करें, मैं जिस मिशन के लिए आया हूं अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, क्योंकि ये मेरे लिए अब इज़्ज़त और बेइज्जती का मसला था। और अगर मैं यहाँ से नाकाम जाता तो मुझे पुलिस में सर्व करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाना था। अम्मा से मेरी बात हुई, जिन्होंने मुझे दुआ दी कि जी जो भी होगा अल्लाह की तरफ से बेहतर होगा, तुम फिक्र ना करो। अम्मा की दुआ लेने के बाद मुझे इत्मीनान का एहसास हुआ। फ़ोन बंद करने के बाद मैं और अमीर ख़ान दोबारा रवाना हो गए अपनी उस कार में जो साजिद बलोच की थी, और हम बाबा अली शाह के हुजरे पे पहुँचे तो बाबा अली शाह वहाँ मौजूद नहीं था। हम लोग अपनी गाड़ी एक जगह पे छुपा के खड़ा करते थे, क्योंकि उरमड़ छोटे सी जगह है और वहाँ एक अजनबी का फौरी तौर पे पता चल जाता है कि बाहर कार से कौन आता है कौन जा रहा है। मैं और अमीर ख़ान हुजरे पे बैठे हुए थे कि आधे घंटे के बाद बाबा अली शाह आया तो उसने पश्तो में नारा लगाया। मुझे पश्तो में समझ नहीं आई कि जी उसने क्या कहा, लेकिन एक बात तो मुझे समझ आ गई कि उसने खुशी का इजहार किया है। अब अमीर ख़ान को जब उसने पश्तो में बताया तो अमीर ख़ान ने मुझे ट्रांसलेट करके बताया, तर्जमा करके, कि जी जब्बार का पता चल गया है। और वो पता इस तरह चला
कि कल जब्बार शाम को अपने घर से निकला था, साथ ही एक मुल्हका उसके दुकान है जहाँ से उसने 3-4 गन्ने लिए खाने के लिए और कुछ सामान लिया और वापस अपने घर पे चला गया। बाबा अली शाह ने पश्तो में मज़ीद अमीर ख़ान को बताया, जिसका मुझे फिर अमीर ख़ान ने तर्जुमा करके बताया कि जी इन्होंने एक औरत भी भेजी है उनके घर के पता चल जाए कि वहाँ अजनबी जो जब्बार है उनका दामाद वो मौजूद है या नहीं है। थोड़ी देर में वो औरत आ जाएगी तो मज़ीद कंफर्म हो जाएगा कि जब्बार सिंधी घर में है या नहीं है। अब हम लोग इंतज़ार करने लगे। बाबा अली शाह ने हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बनवाया। वहाँ का खाना भी अजीब होता था, ये मकई की रोटी नहीं होती थी, बाजरे की या ज्वार की रोटी वो लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और शोरबा जिस टाइप का बनता था वो कमाल होता था। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद बाबा अली शाह ने आके बताया कि जी कंफर्म नहीं हो रहा कि जब्बार सिंधी घर पे है या नहीं है। अलबत्ता उस औरत ने एक बात बताई है कि आज उनके घर में हलवा बन रहा है। अब ये हलवे वाली बात मेरी समझ से तो बाहर थी। मैंने ये सोचा कि अब वापसी जाके ये सारी खुशखबरी एसएसपी आज़म जोइया साहब को बताते हैं और उनसे मज़ीद मशवरा लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम शाम को रवाना हो गए, मैं और अमीर ख़ान वापसी के लिए पेशावर। जहाँ से सिग्नल आते थे मैंने गाड़ी वहाँ रोक दी और मैंने आज़म जोइया साहब को ये सारी बात सुनाई। और जब मैंने हलवे का ज़िक्र किया तो आज़म जोइया साहब ने कहा, यार अज़ीज़ बिल्कुल 100 टाइम जब्बार घर में होगा, क्योंकि ये पठान लोगों की रिवायत है कि जब हलवा बनाते हैं तो इसका मतलब है कि ख़ास मेहमान उनके घर पे है, ये उनके लिए हलवा बनता है। आज़म जोइया साहब ने मुझे मज़ीद कहा कि अभी तुमने इंतज़ार करना है, तुम लोग वापसी पहुँचो रेस्ट हाउस, और हो सकता है कि रात को हम जब्बार के घर पे रेड कराएं और उसकी गिरफ़्तारी की कोशिश करें, और आप लोगों ने सोना नहीं है। मैं और अमीर ख़ान वापस रेस्ट हाउस पहुँचे। हम लोग फ़्रेश हुए। फ़्रेश होने के बाद इंतज़ार करने लगे कि कब आज़म जोइया साहब की कॉल आएगी। कुछ तकरीबन आधे घंटे के बाद आज़म जोइया साहब की कॉल आई और उन्होंने कहा, जी कि आपने वापस उरमुड़ मियाना जाना है, कल अलग सुबह जब्बार के घर पे रेड होगा और पुलिस फोर्स जो है वो पेशावर की आपके साथ होगी। अब आप लोग वापस दोबारा जाएं और उनका इंतज़ार करें। हमारे पास असला भी कोई नहीं था, रास्ता भी ख़तरनाक था, लेकिन मैं और अमीर ख़ान दोबारा अल्लाह का नाम लेके रवाना हो गए उरमुड़ मियाना के लिए। और अब हमारी मंजिल जो थी वो उरमुड़ मियाना थाना था, जो आबादी से थोड़ा से हट के था।